ना, जब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिलेगा। जैसे दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन जैसे ही एक वेक्टर को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम किसी एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो उन कंडीशन में जो चीज़ें हैं कि जैसे मान लेते एक वेक्टर है और दूसरा अगर पॉजिटिव स्केलर है, पॉजिटिव के स्केलर मतलब, स्केलर का मतलब क्या, जो पार्टिकल्स के पास मैग्नीट्यूड है ना, न्यूमेरिकल वाली वैल्यू। तो अगर मान लो उससे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद अ स्केलर। क्लियर है, चलो समझाऊं कि भाई साहब मतलब मान लेते हैं यहाँ है ना, तो जब किसी इफ मतलब इफ अ वेक्टर इज multiplying with positive scalar, then its magnitude क्या हो गया, its magnitude will be change but direction will be same। बात समझ में आया कुछ, कि अगर मैं किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो हमें जो फिजिकल क्वांटिटी जो मिलेगी, जो वेक्टर ही मिलेगी, लेकिन उस वेक्टर का क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो अलग होगी लेकिन डायरेक्शन सेम होने वाली है। जैसे अगर मान लो वी वेक्टर की बात किया जाए, वी वेक्टर का मान लेते कि 4 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में चल रहा है ना, इसमें डायरेक्शन है इसकी, मान लेते हैं ये। अब हमने क्या किया कि पॉजिटिव स्केलर ये इसको वी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया 4 × 4 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स डैट क्या हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अभी भी किधर चल रही है, ईस्ट में, तो इसके डायरेक्शन में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं। तो ये क्या था, पॉजिटिव स्केलर, और ये वाला क्या था, वेक्टर। तो हमें मिला तो एक वेक्टर ही, लेकिन उसमें मैग्नीट्यूड क्या हो गया, चेंज हो गया। तो समझ में आ गई बात कि इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइंग विथ पॉजिटिव स्केलर देन इट्स मैग्नीट्यूड विल बी चेंज बट डायरेक्शन विल बी नॉट चेंज। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में देखो, अगर सेकंड पॉइंट कि इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइंग विथ negative scalar, then its magnitude and direction both changed। ठीक है, both changed but direction is just opposite to टेकन वेक्टर, है ना, डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट टू टेकन वेक्टर, जो आपने वेक्टर ले रखी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो मान लेते हैं कि हमने एक वेक्टर लिया, इधर ये ईस्ट में मूव कर रही है, जैसे मान लेते 4 मीटर पर सेकेंड से, है ना। अब इसका मान लो वेलोसिटी ये था 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब हमने क्या किया, इसमें नेगेटिव मतलब -4 × 4 मीटर पर सेकेंड कर दिया। तो अब देखो ये हो गया -16 मीटर पर सेकेंड। अब ये -50 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या, अगर देखा जाए तो अगर -4 वी वेक्टर तो क्या हो गया -4 वेक्टर। तो ये पहले क्या था, वी वेक्टर किधर, ईस्ट में। तो अब -4v लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो इसको देखो, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ हुआ। तो अगर ये ईस्ट में पहले जा रहा था तो अब किस में जाएगा, देखो निगेटिव वेक्टर का नाम सुना होगा, माइनस हमने लगा दिया, ये -v वेक्टर बेसिकली अगर देखा जाए। तो यहाँ पे अगर समझने की बात किया जाए तो उस वाले पोर्शन को मैं तुम्हें बताऊँ तो यहाँ पे देखो ये 4 और ये क्या हो गया इंटू -v वेक्टर, ये -v वेक्टर। तो -v वेक्टर मतलब ये, तो -v वेक्टर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया और डायरेक्शन भी हो गया। लेकिन डायरेक्शन क्या हुआ, जो हमने टेकन वेक्टर था उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है मेरी बात, कोई कंफ्यूजन,
आगे बढ़े, ठीक है। चलो अब हमने क्या किया कि वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया, स्केलर से। अब मैं किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, क्या होने वाला है, उसके क्या फॉर्मेशन हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, है ना। तो अगर मान लो एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें दो चीज़ें मिली। एक मिला, जैसे एक किसी वेक्टर को, जैसे मान लो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिलेगा, वर्क। और ये वर्क कैसा है, स्केलर है कि वेक्टर है, स्केलर है ना। तो जो वेक्टर, अगर दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करो और तीसरी वाली जो फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाली है वो कैसे मिले, स्केलर मिले, तो उसे हम लोग क्या ने बोला, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अगर मान लो किसी वेक्टर को मैंने किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिला, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिला, तो ऐसे वाले जो मल्टीप्लिकेशन किया उसे हमने क्या बोला, क्या बोला बताओ, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। गेट माय पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां देखो, जैसे देखो वेक्टर प्रोडक्ट है ना, कि किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो चीजें मिलेंगे, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। मल्टीप्लाइंग विथ अ वेक्टर एंड गिविंग a scalar physical quantity is called dot product। मतलब एक वेक्टर को when a vector multiplying with a vector and give a scalar physical quantity, कैसा physical quantity, a scalar physical quantity is known as dot product। same things cross product when a vector is multiplying with a vector, है ना, when a vector is a multiplying with a vector and give a vector physical quantity, give a vector physical quantity is known as a cross product, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और एक मुझे एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मिले तो मुझे स्केलर प्रोडक्ट करते हैं या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं उसे। अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और तीसरा जो क्वांटिटी मिलने वाली है वो वेक्टर क्वांटिटी मिलने वाली है, तो ऐसे वाले जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। क्लियर है। उसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे देखो कि टॉर्क और आर क्रॉस एफ, है ना, जैसे मान लेते हैं ये, और ये आर वेक्टर है, इसमें फोर्स एफ लग रहा है, तो देखो आर क्रॉस एफ एक डायरेक्शन मिल रहा है बाहर आउटसाइड, तो इसके पास डायरेक्शन है, इसलिए कैसा मिला, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, वर्क। वर्क के पास कोई डायरेक्शन होता है क्या, नहीं, तो ये कैसा हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो समझ में आई बात कि जब जो वेक्टर को मिले, जब हम किसी दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और तीसरी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर मिलने वाली होगी तो ये करेंगे, और अगर मुझे तीसरी क्वांटिटी क्या मिले, वेक्टर मिले, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, है ना। तो अब आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, है ना, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो उन्होंने इसमें डिफाइन किया, पहले हमने डिफाइन तो कर ही दिया कि व्हेन आर टू वेक्टर आर मल्टीप्लाइंग टू ईच अदर एंड गिव अ थर्ड वेक्टर अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो उसकी मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने के लिए हमने कहा कि मान लेते हैं एक वेक्टर है, सपोज करो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है ना। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, उसके बीच का एंगल थीटा है। तो हमने डिफाइन किया कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट एंड द कोसाइन एंगल बिटवीन देम, है ना, कोसाइन एंगल ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम, है ना। तो जैसे मान लो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बेसिकली क्या हो गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा, कोसाइन एंगल बिटवीन देम। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कोसाइन थीटा एंगल बिटवीन देम, ठीक है। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड डॉट बी वेक्टर। और दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करें, स्केलर अगर क्वांटिटी मिले तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। ये इसको डिफाइन करते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट में जैसे हम आओगे कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कब होगी,
है ना, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कब होगी, जब एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होना चाहिए, मिनिमम कब होगी, जीरो कब होगी, तो हम इसके बारे में अब डिस्कशन करते हैं। तो जैसे मान लो मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम कब होगा, तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अगर हम देखा जाए तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, तो याद करो 0 डिग्री पे, है ना, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री कितना हुआ 1, तो बेसिकली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड, और कॉस थीटा 1 0 रखोगे तो क्या लिखोगे इसका 1, तो कॉस थीटा 0, कॉस थीटा क्या लिखोगे 0 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर है मेरी बात। इसी तरह से मिनिमम की बात किया जाए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू क्या लिखोगे, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर मॉड कॉस थीटा, और थीटा बिकम्स टू 180 डिग्री। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस 180 डिग्री, 180 डिग्री वैल्यू इज -1, what value -1, so a dot b becomes to a vector dot b vector becomes to minus a vector का mod b vector mod, got my point। next at 90 degree, at 90 degree a vector dot b vector is equal to a vector dot b vector cos theta becomes to 90 degree, theta becomes to 90 degree, so a dot b is equal to a vector mod b vector mod cos 90 becomes to 0, so this becomes to 0, so this is also 0, a dot b becomes to 0। that is the perfect result if two non-zero vector are multiplying each other and give the magnitude 0, then those vector are at perpendicular। ये प्रूफ है बेसिकली कि अगर देखा जाए कि ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर कैसे नॉन जीरो वेक्टर है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और हमें मैग्नीट्यूड क्या मिले 0 मिले, तो बेसिकली ये प्रूफ करता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कैसा है 90 डिग्री, मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक थ्योरी भी है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो अगर हम रेंज की बात करें तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हुई, देखो ये, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हुई ये, तो मतलब ए डॉट बी कहाँ से कहाँ लाई करेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाई करेगा। इसका मतलब इसका मैं रेंज अगर लिखूँ तो ये ऐसा लिख सकता हूँ क्या, माइनस ए वेक्टर मॉड डॉट बी वेक्टर मॉड लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड। क्लियर है मेरी बात, कोई कंफ्यूजन। चलो अब यहाँ से तो देखो, अगर मान लो सेल्फ प्रोडक्ट या यूनिट वेक्टर प्रोडक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे मान लेते हैं अगर सपोज करो आई यूनिट वेक्टर जे, आई यूनिट वेक्टर के और जे यूनिट वेक्टर के, ऐसा ले लेते हैं। तो इसमें देखो अगर देखा जाए यहाँ पे समझो थोड़ा सा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, मतलब अगर देखा जाए तो आई मैग्नीट्यूड इजकल टू जे मैग्नीट्यूड इजकल टू के वेक्टर मैग्नीट्यूड इजकल टू 1, होता है कि नहीं होता। अब यहाँ से देखो ये तीनों आपस में कैसे होते हैं परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री के साथ, ये भी इसके साथ 90 डिग्री बना रखते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, है ना। तो अगर देखा जाए, दिखाने के लिए मैंने बताया, लेकिन ये कैसा होगा ऐसा, है ना, तो ये भी इसके साथ 90 डिग्री बनाए। तो अब यहाँ पे देखो आई डॉट जे, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड कॉस, आई और जे के बीच में देखो एंगल, आई और जे के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, तो दिस इज बिकम्स टू 0, cos 90 becomes to 0, so this is also 0। तो I वेक्टर डॉट के वेक्टर cos, देखो I और K ये इसके ऊपर है, तो अभी भी देखो इसके साथ एंगल कितना बनाएगा 90, कितना 90, तो ये भी 90, तो ये कितना हो गया 0। अगर इसकी बात करा जाए तो ये J डॉट के cos 90, दिस इज ऑल्सो 0,
सो आई डॉट जे बिकम्स टू जीरो। व्हाट इज द आई डॉट आई? तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। तो आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर का अगर करा जाए तो हमने देखा आई वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस। अब देखो आई वेक्टर के ऊपर ही आई वेक्टर है, तो इसके बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। कितना हो गया? 0। तो कॉस 0, सो मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इजकल टू 1। सो सिमिलरली इंप्लाइज डैट, इसको हम लोग लिख सकते हैं अगर देखा जाए उसी तरह से, तो j डॉट j becomes to also 1। गॉट माई पॉइंट? j इज 1, j इज 1 1 1, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। उसी तरह से हम लोग बात करते हैं k डॉट k becomes to 1। गॉट माई पॉइंट? एनी कन्फ्यूजन? लिख लो इसको, है ना। अब देखो क्लियर है। अब यहां से देखो, अगर इसकी बात करा जाए कि एंगल बिटवीन वेक्टर, देखो हमें जब भी कोई चीज चाहिए एंगल वेक्टर, एंगल कैसा होता है अगर देखा जाए तो एंगल जब भी हमें मिलना है तो कोई ना कोई हमें स्केलर क्वांटिटी चाहिए टाइप का चीज़, है ना। तो जैसे मान लो कि हमने मल्टीप्लाई किया तो a डॉट बी डॉट ये कॉस थीटा, हमने मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई? a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में a वेक्टर मॉड b वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर। ये हमेशा याद रखना, जब भी वेक्टर निकालने के लिए बोला जाए तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या हो जाएगा? ये एंगल बिटवीन वेक्टर, है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर, ठीक है। अब देखते हैं जैसे मान लो कि फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस एंड ए डॉट बी इक्वल टू दिस। तो हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा, तो हमें ये निकालना है। तो हमारे फॉर्मूला क्या होते हैं? देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर मॉड कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होता है। तो कॉस थीटा बिकम्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड। तो ए डॉट बी बिकम्स टू कितना? 12 दे रखा है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड 4। तो 6 इंटू 4, तो ये कितना हो गया? तो 1/2। तो कॉस थीटा बिकम्स टू 1/2, थीटा बिकम्स टू व्हाट? 60 डिग्री, थीटा बिकम टू 60। इस तरह से हम एंगल बिटवीन वेक्टर हमको डिफाइन कर सकते हैं। जब भी एंगल बिटवीन वेक्टर निकालने के लिए दिया जाए और दो वेक्टर दिया हो तो हम लोग क्या कौन सा करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। इसको ध्यान में रखना है ना, कि हमें कौन सा करना है? डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आओ, जैसे डॉट प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट, जैसे कोई वेक्टर होता है, जैसे मान लो ए वेक्टर है तो हम लोग लिखते हैं ना ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। उसी तरह से बी वेक्टर हो तो इसको क्या लिख सकते हैं? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसा लिख सकते हैं ना? लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इसके बारे में हमें डिफाइन करना है। तो वही चीज़ लिखा है कंपोनेंट। किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालने के लिए मैंने सिखाया आपको 3 डायमेंशन में प्रीवियस वाले में, तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे देख लो। तो अब इसको पूरा अच्छे से लिख लो यहाँ पे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप सो ऑन डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई 3y बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसा हमने लिख लिया। अब देखो उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करेंगे? तो नॉर्मली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको ऐसे नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो, जैसे जो है उसको मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ देखो क्या लिखोगे? ए एक्स आई कैप और वहाँ पे क्या है? बी, तो क्या लिखोगे? बी एक्स आई कैप प्लस फिर से ए एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ए एक्स आई कैप इंटू बी वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप प्लस इंटू बी टू बी जेड के कैप प्लस फिर ए वाई से करो तो ए वाई
जे कैप इंटू बी एक्स आई कैप प्लस फिर से लिखो ए बी ए वाई जे कैप इंटू बी वाई जे कैप प्लस बी ए वाई जे कैप इंटू बी टू बी जेड के कैप। फिर से आगे अगर लिखोगे तो ए जेड का लिखो, तो ए जेड है ना, ए जेड यहाँ से ए जेड के कैप इंटू ए एक्स सॉरी बी एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप इंटू बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इंटू बी जेड के कैप। अब इसको सॉल्व करो, सबको हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, तुम्हें ये चीज़ें पता है, अभी हमने जो डिस्कशन किया है, यहाँ देखो अभी जो हमने डिस्कशन किया इसमें हमें ये पता है कि आई डॉट जे कितना होता है 0, पढ़ा ना, और आई डॉट आई कितना होता है 1। अभी हमने इसको डिस्कशन किया, जे जे कितना होता है 1, के कितना होता है 1। इसी तरह से आई जे 0, जे के 0, जे के आई के 0, है ना। तो अब इसको यहाँ पे अप्लाई करो थोड़ा सा। यहाँ पे देखो आई डॉट आई कितना हो जाएगा, सोचो 1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा, कितना होगा बताओ, 1 होगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए एक्स बी एक्स प्लस, क्लियर है, ए एक्स प्लस बी एक्स। अच्छा ए एक्स आई और जे कितना 0, देख लो आई जे 0, तो ये कितना हो गया प्लस 0। फिर ए एक्स आई के कितना 0 प्लस 0। फिर ए वाई बी एक्स कितना 0। फिर यहाँ देखो ए वाई जे और बी वाई जे, तो कितना हो जाएगा 1, तो प्लस ए वाई बी वाई प्लस कितना हो जाएगा ये वाला टर्म 0। फिर से ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 0, तो फिर ये वाला टर्म कितना हो जाएगा के जे 0, तो फिर से कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा ए जेड इंटू बी जेड। ठीक है, समझ में आया, ये इसका आएगा। तो इसका रिजल्टेंट बेसिकली क्या है, इसको अगर देखा जाए तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। क्लियर है मेरी बात, समझ में आया। तो इसको मल्टीप्लाई इस तरीके से करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना कि आई और जे और के वाले कैप वाले जो टर्म होते हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 मिलता है, बाकियों का क्या मिलता है 0। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, यही टर्म को याद रखते हैं कि ए एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड, है ना। और इसको कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो हमें इतने लिखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सेकंड टर्म क्या हो जाता है 0। क्लियर है। चलो अब जैसे मान लो कि फाइंड वर्क डन बाय फोर्स F इजकल टू दिस एंड डिस्प्लेसमेंट इजकल टू दिस, तो ये क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम लोग। तो फोर्स इजकल टू फॉर्मूला, वर्क इजकल टू फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स F वेक्टर इंटू एस वेक्टर, होता है कि नहीं होता है, F वेक्टर इंटू एस वेक्टर। तो F वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर, तो F वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और डॉट क्या हो जाएगा S वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप, ऐसा है। अब देखो मैंने तुम्हें समझाया था कि i और j और i और k वाला टर्म क्या हो जाएगा 0। तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर तो 3i 2i कितना हो गया 6i, तो 6i मतलब 6i इंटू आई कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो गया 6 इंटू 1। क्लियर है। प्लस ये वाला देखो 3i i और j, i डॉट j कितना होता है 0, तो ये वाला टर्म कितना हो गया 0, तो ये सेकंड टर्म कितना हो गया 0। फिर ये वाला देखो थर्ड टर्म
आई जो और के मल्टीप्लाई करो, आई और के कितना होगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो आई डॉट के बिकम्स टू 0, सो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 0। फिर सिमिलरली यहां से फिर से रिपीट करोगे तो 2 जे और आई के बीच में एक एंगल 90 डिग्री, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, है ना। फिर देखो जे और आई के बीच में 90 डिग्री, तो कितना हो गया 0, तो ये भी 0। फिर जे और जे कितना 0 डिग्री एंगल है, तो कितना हो जाएगा जे डॉट जे 1, तो कितना हो गया -10, है ना। समझ में आ रही बात। जे और के कितना, जे और के दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा, जे डॉट के 0, इसका मतलब ये यहाँ पे कितना हो गया +0। समझ में आ रही है ना बात, खुद से करो फिर इसको मैच करो, है ना। अब नेक्स्ट में देखो के, जब के को करोगे के डॉट आई कितना हो गया, के डॉट आई दोनों परपेंडिकुलर है मतलब 0, तो ये कितना हो गया 0। के डॉट जे 90 डिग्री एंगल, फिर से क्या हो गया 0। फिर यहाँ पे जे के इंटू के, तो कितना हो गया +3, तो कितना हो गया 6 3 9 9 -10, मतलब कितना हो जाएगा -1 जूल या न्यूटन मीटर, जो भी लिखना है लिख सकते, इतनी, है ना। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है ना, सबको आ गया, लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो, इफ एंगल बिटवीन ए यूनिट वेक्टर एंड बी यूनिट वेक्टर इज 60, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस यूनिट वेक्टर। यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्या दिया है यूनिट। अच्छा क्वेश्चन है, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें फिर से वही चीज़ें लिखोगे सब लोग, है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो ए यूनिट वेक्टर डॉट टू ए यूनिट वेक्टर, है ना, ए यूनिट वेक्टर डॉट टू ए यूनिट वेक्टर, फिर क्या लिखोगे प्लस ए यूनिट वेक्टर इंटू 4b यूनिट वेक्टर, है ना, लिखोगे। फिर से क्या लिखोगे -2b यूनिट वेक्टर इंटू 2a यूनिट वेक्टर, लिखा हमने। फिर से क्या लिखोगे -2 और 4b, तो कितना हो जाएगा -2b यूनिट वेक्टर इंटू 4b यूनिट वेक्टर। ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, लिख दिया। अब इसको देखो, अब देखो, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। अब इन ए और बी के यूनिट वेक्टर आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो ए यूनिट कितना होता है, ए यूनिट एंड ए यूनिट बिकम्स टू व्हाट, तो ए यूनिट वैल्यू होगी 1, तो 2 × 1 प्लस ये देखो ए यूनिट, तो 4 लिख लो, 4a यूनिट b यूनिट डॉट में माइनस यहाँ पे देखो 2, मतलब 2 कितना हो गया 4, है ना, b यूनिट डॉट a यूनिट, है ना, -4 b यूनिट इन a यूनिट, और माइनस कितना हो गया b कितना हो जाएगा, ये देखो अगर 2 है तो ये देखो a डॉट b और b डॉट a, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a यूनिट वेक्टर b यूनिट वेक्टर इक्वल टू b यूनिट वेक्टर इज टू a यूनिट वेक्टर, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। तो मैंने वही चीज़ लिखा, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, दिस माइनस दिस 0, तो ये वाला कितना हो गया 2 - 8 मतलब -6। ठीक है, समझ में आई बात, चलो समझ में आया ना, ये इस तरह से कर लेंगे इसको। अब देखो इसका एप्लीकेशन यूजेज कहाँ होता है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब इसके यूजेज कहाँ पे है ना, कि ए डॉट बी को हम लोग कहाँ यूज करते हैं। पहला यूज करते हैं हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर, मतलब अगर ए डॉट बी आपस में कितना हो 90 डिग्री पे हो, तो ये क्या मान लेंगे, देन वेक्टर आर ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आई बात, ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पहला, दूसरा कंडीशन क्या लिख सकते हैं, ये कि ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए,
ये एंगल निकालने के लिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो हम बात करें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन निकालने के लिए कि भाई साहब इसका प्रोजेक्शन बी में कितना होगा, बी का प्रोजेक्शन ए में कितना होगा। तो यहाँ थोड़ा सा समझो, कंपोनेंट निकालने आता है, बस वही है। प्रोजेक्शन का मतलब कंपोनेंट, मतलब ए का कंपोनेंट बी डायरेक्शन में क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, समझो इसको थोड़ा सा। ए का अगर मैं कंपोनेंट बोलूँगा तो एक कंपोनेंट ये, दूसरा कंपोनेंट ये होगा, तो बी के अलॉन्ग में जो कंपोनेंट होगा क्या मैं ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ क्या, बताया हूँ याद करो, तो ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैंने ए कॉस थीटा लिखा, तो यही मैंने लिखा कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इजकल टू ए कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है ना। देखो कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो जैसे कॉस थीटा की वैल्यू पुट किया तो ए ने ए को मार दिया, तो बचा क्या चीज़, ए डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर, बस इसको याद रखना है। अगर दो वेक्टर देंगे और बोला जाएगा कि ए का प्रोजेक्शन बी में निकालना है तो ये फॉर्मेट यूज कर ले। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन? अच्छा इसका वेक्टर फॉर्म में देखो, इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो हमने अभी लिखा है एक, ये जो चीज़ें आई, ये जो लिखा गया ये क्या है, मैग्नीट्यूड, क्या है, मैग्नीट्यूड है ना। तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन किसका चाहिए, बी वेक्टर का चाहिए ना, तो बी का यूनिट वेक्टर लगा दो। ये मैग्नीट्यूड में अगर मैं बी का यूनिट वेक्टर लगा दूं तो मुझे उस डायरेक्शन में एक वेक्टर मिल जाएगा ना, ए वेक्टर का। बात समझो कि मुझे बी के डायरेक्शन में ए का एक कंपोनेंट चाहिए, एक वेक्टर चाहिए, किसका, ए का वेक्टर चाहिए, किसके डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में। तो बी का यूनिट वेक्टर और ए का मैग्नीट्यूड अलोंग द बी, समझ में आया। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो ए का जो मैग्नीट्यूड कंपोनेंट है बी में वो कितना है, ए कॉस थीटा, समझ में आई बात। ए का एक कंपोनेंट जो बी के डायरेक्शन में है वो कितना है, ए कॉस थीटा, और उसके साथ क्या लगा दोगे, यूनिट वेक्टर, तो हमें उसका एक वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा। तो वही काम किया हमने, ए कॉस थीटा और बी का यूनिट वेक्टर करोगे तो हमें ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा, दैट इज द वेक्टर फॉर्म, है ना। पॉज कर लो, समझ लो, अच्छा है, ये पूछा जाता है जेई मेंस में, एडवांस में, जेई मेंस में और नीट में क्वेश्चन पूछेंगे इस पे, प्रोजेक्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली, ठीक है। अब देखो इसके कुछ और इंपॉर्टेंट्स हैं जो हम लोग बात करना चाह रहे हैं। तो देखो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, अब मान लो कि बी का, जैसे मान लो ये और ये ए वेक्टर है, और सॉरी ये वाला हमने ए माना था ना, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है कि नहीं, और इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा है, कितना है, थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा है, तो अब देखो बी का मुझे चाहिए प्रोजेक्शन किस में, ए में, यही कह रहा है ना, बी ऑन ए, तो क्या लिखोगे इसमें, अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमें क्या मिला, ये ए इजकल टू बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा, मिला कि नहीं मिला। तो बी का एक कंपोनेंट इसमें कितना है, बी कॉस थीटा का मॉड इंटू बी मॉड इंटू कॉस थीटा, तो हमने लिख दिया। अच्छा कॉस थीटा बराबर वही फॉर्मूला वहाँ से निकालोगे, तो ए डॉट बी इंटू ए, बी इंटू ए, फिर से बी ने बी को मार दिया तो क्या बचा, ए डॉट बी अपॉन ए, ए डॉट बी अपॉन ए। अच्छा ए डॉट ए वेक्टर बाय ए का मॉड क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। तो ये क्या है, स्केलर फॉर्म, कौन सा फॉर्म, स्केलर फॉर्म है। अब इसका वेक्टर फॉर्म देखो, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इन वेक्टर फॉर्म, है ना। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, तो बी कॉस थीटा इंटू ए का यूनिट वेक्टर लिखेंगे ना हम लोग, इसका क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर। तो अब यूनिट वेक्टर इसका जब लिखोगे तो इसका यूनिट वेक्टर, तो बी कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा के वैल्यू हमने रखा, बी से कैंसिल आउट हो गए, फिर से हमें क्या मिला, ये फॉर्मेट मिला, इसी को हमने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। इसको ध्यान रखना है, जब भी तुमसे प्रोजेक्शन की बात किया जाए तो हमें ये वाला फॉर्मेट यूज करनी है, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, या समझ लो तो इस चीज़ को हम लोग वहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। चल इसके बाद क्या होता है, इट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, चाहे ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, ये दोनों बातें सही होती है, उसमें कोई भी गलत नहीं है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी फॉलो करता है, जैसे सी डॉट ए प्लस बी है तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट, यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, तो सी डॉट ए वेक्टर प्लस सी डॉट बी वेक्टर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी फॉलो करता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है, इसको ध्यान रखना है। चलो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, जो थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाए कि प्रोजेक्शन का भाई क्या काम होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना।
देखो अब यहाँ पे देखो, जैसे इफ अब p वेक्टर दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस देन इच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कह रहा है ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो ये दोनों वेक्टर आपस में कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। तो हमने एक बात पढ़ा था कि अगर दो नॉन वेक्टर हो और a डॉट बी इक्वल टू 0 हो तो आपस में कैसा हो, ये परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब कि p डॉट बी बिकम्स टू कितनी होनी चाहिए, 0। समझ में आया, p वेक्टर डॉट बी क्यू वेक्टर कितना होना चाहिए, 0। तो हमने किया क्या, p वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल टू ए आई प्लस ए जे प्लस 3 के वेक्टर डॉट ए आई माइनस 2j माइनस के वेक्टर बिकम्स टू क्या कर दिया, 0। समझ में आई बात, ये आया कि नहीं सबको समझ में। अभी हमने बताया था तुम्हें कि ये दोनों आपस में अगर 0 हो का मैग्नीट्यूड तो कितना होता है, ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो फिर से a डॉट ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, है ना। a डॉट जे 0, a डॉट जे आई डॉट के 0, खत्म। फिर a से देखो यहाँ तो कितना हो जाएगा, -2a, और फिर k से देखो, k में कुछ है क्या, तो -3 इक्वल टू कितना, समझ में आए, a स्क्वायर, a -2a 3 माइनस के 0, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, तो a इम्प्लाइज डैट तो a स्क्वायर -2a माइनस 3, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो इसको फ्रैक्शन ले लो, तो a इंटू ए और कितना लोगे, तो देखो यहाँ हमें चाहिए -2 और यहाँ पे कितना चाहिए, -3, तो हाँ, तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे करो -3 तो -2 -3, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये हो गया 3a, है ना। हाँ, यहाँ -3 कर दो और +1 a -3 कर दो, इक्वल टू कितना हो गया, 0, हुआ ना। देखो a स्क्वायर, a कितना हो गया, -3 है, और इधर से चला गया, एक चला गया तो -2a, ठीक है, और इधर कितना हो गया माइनस, और ये a स्क्वायर, क्लियर है। तो ये कितना हो गया, इम्प्लाइज डैट a + 1 इंटू a -3 इक्वल टू 0। तो बेसिकली a की जो वैल्यू आई वो -1 और a इक्वल टू जो आया 3, ये तो आंसर है। क्लियर है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत है। चलो अब नेक्स्ट में देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है कि a वेक्टर यूनिट वेक्टर, b यूनिट वेक्टर एंड 2a यूनिट वेक्टर माइनस b यूनिट वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे, पहले दे रखा है कि वो दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, नेट 0, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन a यूनिट वेक्टर एंड b यूनिट वेक्टर। अच्छा क्वेश्चन है, a यूनिट वेक्टर एंड b वेक्टर यूनिट वेक्टर के बीच का हमें एंगल निकालना है बेसिकली, है ना, -3b वेक्टर। तो पहले जैसे यहाँ देखो, ए यूनिट वेक्टर प्लस b यूनिट वेक्टर डॉट 2a यूनिट वेक्टर -3b यूनिट वेक्टर, है ना, इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पूरी तरह से इसको लिखो, है ना, पहले इसको लिख लो। तो a यूनिट वेक्टर डॉट 2a यूनिट वेक्टर माइनस a यूनिट वेक्टर इंटू 3b यूनिट वेक्टर प्लस a यूनिट वेक्टर इंटू 2a b यूनिट वेक्टर इंटू 2a यूनिट वेक्टर माइनस b यूनिट वेक्टर इंटू 3b यूनिट वेक्टर इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो, तो a यूनिट वेक्टर ये कितना हो गया, 2 माइनस ये वाला देखो और ये वाला देखो, तो ये कितना हो गया, 3a यूनिट डॉट b यूनिट प्लस ये वाला कितना हो जाएगा, 2a यूनिट डॉट b यूनिट। लिख सकते हैं ना, अभी बताया था मैंने कि ये कम्युनिकेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब a डॉट b इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कम्युनिकेटिव लॉ को फॉलो करता है। माइनस कितना हो जाएगा, 3 इक्वल टू कितना हो गया, 0।
अब देखो -3 माइनस ये कितना है 2, तो कितना हो गया -1, और ये कितना हो जाएगा, तो अगर देखा जाए तो ये भी हो जाएगा -a वेक्टर डॉट b यूनिट वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा -1 इजकल टू कितना हो गया 0, ये इधर चला गया तो क्या हो गया a वेक्टर का यूनिट वेक्टर b यूनिट वेक्टर इजकल टू कितना, तो अगर देखा जाए तो 1, ये माइनस, तो इधर से देखो तो a यूनिट वेक्टर b यूनिट वेक्टर इजकल टू -1 है ना। अब इसको ओपन कर लो तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ a यूनिट वेक्टर मॉड b यूनिट वेक्टर मॉड cos थीटा इजकल टू -1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो तो ये कितना हो गया 1 इंटू कॉस थीटा इजकल टू -1, तो अगर मैं देखूँ तो cos थीटा का -1 वैल्यू कब होता है 180 डिग्री, तो थीटा इजकल टू कितना हो गया 180 डिग्री, किसके एंगल बिटवीन a यूनिट वेक्टर एंड b यूनिट वेक्टर। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग कैसे निकाला हमने, है ना। दोनों को हम फॉर्मेट में लिख लेंगे और दोनों को सॉल्यूशन कर लेंगे, और फिर हमने a डॉट बी का वैल्यू रख देना और उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं करवा दूंगा।